करना है। आज हैदराबाद से निकलकर महीनों आपके दरमियान में, आपके बस्तियों में खिताब करते हुए, तबीयत खराब रखते हुए, एक भाई यूपी के अंदर, एक भाई महाराष्ट्र के अंदर, एक महीने से हर एक की यही मांग है कि अकबर साहब हमारे पास आए और तकरीर करें, अकबर साहब हमारे पास आए और तकरीर करें। कोई ये नहीं सोचता कि क्या तकलीफ में गुजर रहे हैं अकबर साहब, दिन रात एक कर आपके दरमियान में आकर फिर रहे हैं। और मैं यहां पर बैठे हुई आवाम से ये पूछना चाहूंगा, क्या आपको अकबर साहब से, असद साहब से मोहब्बत है या नहीं है? अगर आपको मोहब्बत है तो क्या खाली उनकी तकरीर सुनने के लिए मोहब्बत है, या वो जो मकसद से निकले हैं वो उससे मोहब्बत है आपको? आज जरूरत है कि हम तमाम को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आने की। आज हमारा इस्तेहसाल किया जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर 4000 से ज्यादा ऐसे एमएलए से, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 4000 से ज्यादा एमएलए से, मैं भी एक एमएलए हूं, लेकिन मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि अकबरुद्दीन अवैसी के जैसा एमएलए पूरे 4000 एमएलए में नहीं होता। पूरे हिंदुस्तान के 4215 एमएलए में ये वाहिद एमएलए है जो अपने हल्के के अंदर 11000 गरीबों को मुफ्त तालीम देते हैं। अपने हल्के के अंदर नौजवानों के लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम लगाया है। नौजवानों के लिए और हमारे लिए इतने प्रोग्राम कर रहे हैं कि हमको उनसे सीखने को मिलता है। आज आकर आपके हमारे दरमियान में कि मैं टोपी पहनूंगा, मैं रोजा खोल लूंगा, मैं आपके साथ कह लूंगा, मैं कुछ बात कर लूंगा, नहीं। बुनियादी काम करते हुए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आगे निकली है। आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अगर अपना गढ़ हैदराबाद छोड़कर अगर से बाहर निकली है तो उसको अपने काम के ऊपर उतना अज़म है, उतना भरोसा है कि हैदराबाद की अवाम ने ये दोनों भाइयों को कहा है कि हमारा इत्तेहाद बाकी है, अब आप लोग चाहिए हिंदुस्तान के अंदर इत्तेहाद पैदा करिए। तो वह पैगाम को लेकर आपके दरमियान में आए हैं। आज जरूरत है कि आज हमारा मुल्क किधर जा रहा है। आज देखिए ये बीजेपी की हुकूमत कब तक चलेगी, कब तक रहेगी, कोई बता नहीं सकता। आज मैं ये भी बात आपको कहूंगा, मैं हर जगह ये बात कह रहा हूं कि महाराष्ट्र के इंतखाबात के अंदर कई जगहों पर इलेक्शन हो रहा है। मेरे भाइयों, आपको गौर करने की जरूरत है। कई जगह पर इलेक्शन हो रहा है। मजलिस ने आपके मुमरा कलवा एरिया से 17 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, तो क्या मुमरा की अवाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के 17 उम्मीदवारों को नहीं जिता सकती? तो आज यहां से 17, मुंबई से अलग, थाने से अलग, पूना से अलग, औरंगाबाद से अलग, और कई हजारों उम्मीदवारों का इलेक्शन हो रहा है। तो क्या ये हजारों उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं? सिर्फ 5 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। आपको जानना होगा कि महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ 5 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक है फडणवीस, दूसरा है उद्धव ठाकरे, तीसरा है शरद पवार, और चौथा है वो संजय निरुपम, गुस्ताखे रसूल। और 5वीं ताकत महाराष्ट्र के अंदर अगर आज कोई है तो वो है अकबरुद्दीन अवैसी की ताकत। आपको हमको गौर करना होगा। हर एक पार्टी का उम्मीदवार कामयाब होता है तो पार्टी के कायद के हाथ मजबूत होते हैं। अगर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार कामयाब होते हैं तो अकबरुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी के हाथ मजबूत होंगे। आज दुनिया भर के अंदर आपके और तमाम मजलूमों के, हमारे हक के लिए अगर से कोई आवाज है तो असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी की है। आज यूपी के अंदर वो दिन रात एक कर वहां पर अवाम को मुत्तहिद करने, इत्तेहाद की दावत लेकर वहां गए हैं। यहां पर महाराष्ट्र में पिछले 1 महीने से अकबर साहब इत्तेहाद के लिए हर जगह फिर रहे हैं। तो आपको गौर करके पता कहना नहीं चाहूंगा, मैं यही कहूंगा कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक पॉलिसी के साथ आगे बढ़ी है, और सिर्फ इलेक्शन लड़ना या उम्मीदवारों को कामयाब कराना मकसद नहीं। एक तो जो बेबाकाना ये हमारी क़यादत है, वो क़यादत को तक़वियत मिलेगी, और हमारे मसाइल अगर से कोई उम्मीदवार अगर से खुलकर लड़ सकता है तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का उम्मीदवार है। हर एक पार्टी के अंदर, दूसरे पार्टी के अंदर भी हमारे भाई है, क्या वो हमारे हक के लिए उतनी बेबाकी से लड़ सकते हैं?
एक हद तक बोलेंगे। उनकी भी पार्टी की एक पॉलिसी है, अगर यहाँ का कोई नगर सेवक जाकर आपके एरिया के एमएलए को या अपने पार्टी के बड़े लीडर के सामने कि हमारे लोगों के ये मसाइल है, हाँ ठीक है, अगर ज्यादा शिद्दत से लड़ने की कोशिश करेगा कि हमारे लोगों के ये मसाइल है, हमारे लोगों के साथ ये नाइंसाफी हो रही है, तो उसको बोलेंगे बाबा तू ज्यादा बोल रहा, तू बाहर जा। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अगर से कोई उम्मीदवार, कोई नुमाइंदा अगर आपके हक के लिए अगर आवाज नहीं उठाता है तो अकबरुद्दीन अवैसी कहते हैं तेरी जरूरत नहीं है, तू बाहर जा। ये फर्क है। आपको हमको आज गौर करने की जरूरत है। आज हिंदुस्तान के अंदर हमको बांट दिया गया। यूपी के अंदर 34% मुसलमान होने के बावजूद भी एक रुकने पार्लियामेंट नहीं जीतता, तो क्या वजह है? क्या 2014 के पार्लिमानी इंतखाबात से पहले क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बाहर निकली थी? अकबरुद्दीन अवैसी साहब या असदुद्दीन अवैसी साहब बुमराह को आए थे? सिर्फ 2014 के इंतखाबात के अंदर जब ये देखा गया कि जो मिथ है, जो हर एक पार्टी कहती है कि मुस्लिम वोट बैंक, मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। 34% यूपी के अंदर मुसलमान होने के बावजूद भी 2014 के अंदर एक रुकने पार्लियामेंट नहीं जीता मुसलमानों का। तो इसकी क्या वजह है? तो जब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब ने बैठकर देखा तो ये तय किया कि हमको बांट दिया गया, हमको तकसीम कर दिया जा रहा है, हमको डिवाइड कर दिया जा रहा है, हमारी आवाजों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हमको जरूरत है कि तमाम हिंदुस्तान में निकले और हम तमाम को एक सियासी प्लेटफॉर्म में, एक मरकजी सियासी से जोड़ना चाहिए। तो आपकी फलाह के लिए, हमारी फलाह के लिए ये भाई निकले हुए हैं। मैं आपसे यही कहूंगा 21 तारीख के रोज मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाबी, मजलिस के उम्मीदवारों की कामयाबी अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हाथ को मजबूत करने के बराबर है। मैं आपसे यही कहूंगा कि तमाम मेरे इज्जतदार भाई, मेरी इज्जतदार मां बहनें, 21 को निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, मजलिस उम्मीदवारों को कामयाब कीजिए। शुक्रिया साहब। अपने कुलूब को थाम लीजिए, अपने दिलों को थाम लीजिए। घड़ियां खत्म हो जाने जा रही है, जिसका आपको बेचैनी से इंतजार है। ताहिर न होती उस रिश्ते से बहुत अच्छी जिस रिश्ते से आती है परवाज में कोताही। सहनशीन पर तशरीफ फरमा कायदीन मजलिस, अरकान असम्बली, उम्मीदवारान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बल्दिया थाना, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज्जत-ए-माब पर्दानशीन माँ और बहनों, सबसे पहले तो मैं मुमरा के अवाम का और बिलखुसूस उन तमाम का जिन्होंने असेंबली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। उस इंतखाबात में वो सारे लोग जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम को थाम कर मजलिस की कामयाबी के लिए दिनों रात मेहनत व कोशिशें की, सजदे किए, दुआएं मांगी, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं।
हार और जीत तो लगी हुई है। एक जीतता है तो दूसरा हारता है। और मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन जीत या हार की परवाह किए बगैर आवाम के दरमियान में आती है और आवाम के सामने हक़ाइक़ को रखती है, हालात को रखती है और उनके जहनों को इस बात पर गौर करने के लिए मजबूर करती है कि क्या सही है, क्या गलत है। वजूहात बहुत होंगे, लेकिन ये जरूर है कि हम इंतखाब हारे। जमहूरियत में अवाम का फैसला ही आखिरी फैसला है। लेकिन कई वजूहात में से एक वजह यह भी थी कि मुमरा की आवाम ने महसूस किया था, अगर मैं गलत हूं तो मुझे रोक सकते हैं, टोक सकते हैं। मुमरा की आवाम ने कई वजूहात में से एक वजह इस बात को महसूस किया था कि अगर हमारे और तक़सीम होंगे तो शायद शिवसेना जीत जाए। वजूहात में से यह भी एक वजह थी कि हमारे जहनों में, दिमाग में यह शक था, यह शुबा था और इस बात का खौफ भी था कि अगर हमारे और तक़सीम हो जाए तो कहीं शिवसेना ना जीत जाए। तो उस वक्त आपका फैसला शिवसेना को रोकने के लिए था। तो आज मैं कहूंगा आपको कि आपको एनसीपी को बीजेपी से खरीद जाने पर भी रोकना, यह आज की आपकी जिम्मेदारी है। अगर जब आपने उस जिम्मेदारी को निभाया था तो उम्मीद करता हूं कि मुमरा वाले आज इस जिम्मेदारी को भी निभाएंगे, क्योंकि हम रोजाना अखबार जब खोलते हैं तो देखते हैं कि एनसीपी की गुर्बत बीजेपी से बढ़ती जा रही है। और यह भी याद दिलाऊं आपको कि जब असेंबली इंतखाबात खत्म हुए, जिन जिन पार्टियों को जितनी कामयाबी मिलनी थी, मिल चुकी थी, सबसे बड़ी पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुआ था तो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की तायीद करने से इनकार कर रही थी। या दोनों में बातचीत कामयाब नहीं हो रही थी। जो भी लेन देन था वो एक दूसरे के मुताबिक नहीं बैठ रहा था। तो उस वक्त उन हालात में कौन खुले मैदान में, वो एनसीपी ही थी जो मैदान में कूद कर ये ऐलान करी कि हम गैर मशरूत तायीद करने तैयार है बीजेपी। क्या मेरी बात सही है या गलत बताइए आप? आपने हमको वोट नहीं दिया कि कहीं सेना न जीत जाए, लेकिन आपने जिनको वोट दिया वो आपके वोटों को ले जाकर भारतीय जनता पार्टी के दामन में डाल रहे हैं। क्या आप ऐसे गुनहगारों को माफ करेंगे? क्या आपने इस वजह से इनको वोट दिया? क्या इसलिए आपने इनको वोट दिया? क्या मेरा सवाल है। लेकिन आज
फिर आप देखते हैं कि बीजेपी और सेना के ताल्लुकात मुंबई के इंतखाबात को लेकर बिगड़ गए। उद्धव ठाकरे का बयान कि अब तो ताल्लुकात खत्म हो चुके, मुझे तो यकीन नहीं है कि ताल्लुकात खत्म हो चुके। इस वास्ते कि यही ड्रामा हिंदुस्तान में आजकल ड्रामों की सियासत बड़ी उरूज पर है। यूपी में बाप बेटे का ड्रामा होता है तो हिंदुस्तान में मिस्टर मोदी के रोजाना ड्रामे होते हैं। तो अब महाराष्ट्र में ये सेना, बीजेपी, फडणवीस और ठाकरे के ड्रामे शुरू हो गए। कोई डाकू कह रहा है तो कोई एक को चोर कह रहा है, लुटेरा कह रहा है तो धोखेबाज कह रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी नहीं। इनकी आदत है इंतखाबात से पहले लड़ो, इंतखाबात के बाद मिल लो। लेकिन जैसे ही झगड़े का आगाज हुआ तो क्या फिर शिवसेना मैदान में नहीं कूदी? मैदान में कूदकर शिवसेना जब बीजेपी से अपने ताल्लुकात को खत्म कर ली तो फौरन उसके बाद में शरद पवार एनसीपी का बयान आया कि हां, आज भी हम बीजेपी को तायीद करने के लिए तैयार हैं। तो आज आपको, हमको इस बात पे गौर और फिक्र करनी है कि ये लोग हर मर्तबा सिर्फ हमको धोखा देते रहे, हमारा इस्तेमाल करते रहे, हमको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके इख्तियार तक पहुंचे और इख्तियार को हासिल करने के बाद हमें भूल गए, हमको भुला देते। और आज भी वही कैफियत है। अगर आज अखबारात में शरद पवार का बयान आया कि एनसीपी बीजेपी की तारीफ नहीं करेगी, तो मेरे भाई ये क्यों आया? 25 दिन पहले तो तारीफ की बात कर रहे थे और आज 25 दिन बाद कहते हैं कि बीजेपी के साथ नहीं मिलेंगे। तो क्यों? इस वजह से कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और अकबरुद्दीन ओवैसी के कदम महाराष्ट्र पे नहीं पड़े थे। जैसे महाराष्ट्र में पड़े 25 जलसों को मुखातिब करने के बाद महाराष्ट्र में एक झंडे वाले का एक इनकलाब पैदा हो गया और हमारे सपनों में इत्तेहाद पैदा हो गया। तो हमारे इत्तेहाद, हमारे इनकलाब के खौफ को देखते हुए आज मजबूर हुए ये बोलने के लिए कि हम बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस तैयारी कर रही है। कांग्रेस किसकी तैयारी कर रही है? कांग्रेस एनसीपी बीजेपी के करीब जाने की कोशिश कर रही है, तैयारी कर रही है। तो कांग्रेस शिवसेना के करीब जाने की तैयारी कर रही है। आप बोलेंगे अकबर साहब आप कैसे कह रहे हैं? क्या सामना में नहीं आया? क्या सामना के इलाके में नहीं आया कि शिवसेना ने कांग्रेस की तारीफ के कसीदे लिख दिए, इंदिरा गांधी की तारीफ की, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स की तारीफ की, राजीव गांधी की तारीफ की, आईटी सेक्टर को इंडिया में लाने का सहरा राजीव गांधी को पहनाया और कितने कसीदे पड़े कांग्रेस की तारीफ और तारीफ के कि मुझे पढ़कर हैरत हुई कि आज एनसीपी बीजेपी के करीब जा रही है तो कांग्रेस सेना की तरफ जा रही है। मैं अपना टेलीफोन फोन
गाड़ी में भूल गया। आते आते देखा, देखकर हैरत हुई कि राजकोट रायगढ़ में पंचायत के इंतखाबात हो रहे हैं और रायगढ़ के पंचायत के इंतखाबात में शिवसेना और कांग्रेस दोनों मिलकर लड़ रहे हैं और वहां के पोस्टरों में एक तरफ सोनिया गांधी की तस्वीर है तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की तस्वीर है। एक तरफ पंजा है तो दूसरी तरफ तीर और कमान है। तो आप बताइए कि आज किस तरीके से ये लोग हमको धोखा देते आए हैं। अरे ये पहली बार नहीं है धोखा, बल्कि 70 वर्ष से ये लोग हमको धोखा देते आए हैं, हमको लूटते रहे हैं, हमारा इस्तेमाल करते हुए हमारे वोटों के जरिए इस तरह से बैठते आए हैं। अगर गलत है, अगर मेरी बात गलत है तो कल के कल ऐलान कर दे कि अकबर ओवैसी ने जो कहा गलत है। अरे आज हम पर इल्जाम कि सेक्युलर वोट की तकसीम करने आते हैं, हम पर इल्जाम कि हम बीजेपी के एजेंट हैं। अरे आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या शिवसेना कांग्रेस के लिए सेक्युलर हो गई? मैं पूछना चाहता हूं, क्या एनसीपी और शरद पवार के लिए क्या बीजेपी सेक्युलर हो गई? मैं आपसे यह बात कहना चाहता हूं कि यह मुल्क फिरका परस्ती की सियासत में तेजी से आगे बढ़ा और हर कोई अपने आप को कम्युनल पॉलिटिक्स का चैंपियन बताना चाहता है। और अगर हम अपने हक के लिए लड़ते हैं तो हम पर इल्जाम, एक तरफ ये बीजेपी, सेना, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये सारे लोग जो हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र कहते हैं, इनके पास ठेका है, इनके पास ठेका है मुल्क में नेशनलिज्म की सर्टिफिकेट देने का। मुल्क का गद्दार कौन है? मुल्क का वफादार कौन है? मुल्क के लिए मरने वाला कौन है? ये सबका सर्टिफिकेट देने का इख्तियार बीजेपी, आरएसएस, संघ परिवार, बजरंग दल, इनके पास। तो दूसरी तरफ मुल्क में सेक्युलर कौन है? इसका सर्टिफिकेट देने का इख्तियार या ठेका अगर किसी के पास है तो ये कांग्रेस, ये एनसीपी, ये समाजवादी, या सब लोगों के पास। बीजेपी जो कहती है हमको वो कहना है। अगर बीजेपी जो कहेगी हम उसको नहीं मानेंगे तो हम देश के द्रोह हो जाते हैं। कांग्रेस, एनसीपी जो बोली हमको दोहराना है, नहीं बोले तो हम फिरका परस्त, सेक्युलर वोट के बांटने वाले और बीजेपी के एजेंट बने। अरे 70 वर्ष में यह मुल्क आजाद हुआ, आजाद फिजाओं में इस मुल्क के शहरी ने 70 वर्ष से सांसें लेती रही और 70 वर्ष की आजादी में हिंदुस्तान जिंदगी के कई शोबों में आगे बढ़ता रहा, कई शोबों में तरक्की करता रहा। शहर बढ़ते गए, इमारतें बनती गई, दवाखाने आए, स्कूल आए, कॉलेजेस आए, हम बहुत आगे बढ़ते गए, तरक्की आती गई मुल्क में और इतने ज्यादा हमारा मुल्क आगे बढ़ा कि आज गूगल हो या फेसबुक हो तो हिंदुस्तानियों की वजह से चल रहा है। सबसे बड़े वहां पर बड़े बड़े ओहदों पे अगर कोई फायद है तो हिंदुस्तानी है।
हमको खुशी होती है जब हम देखते हैं हमारा एक देशवासी, हमारे एक मुल्क का बाशिंदा, हमारे हिंदुस्तान का बाशिंदा आज गूगल में सबसे बड़े कुर्सी पर बैठा है, टेक्नोलॉजी में है, इंफॉर्मेशन में है, हेल्थ के सेक्टर में है, इंजीनियरिंग के सेक्टर में है, हर सेक्टर में हम आगे बढ़े। आज हमको खुशी होती है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दुनिया में, जो कंपनी नाकाम हुए उन कंपनीज को इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट लेते गए। जैसी बड़ी गाड़ी लैंड रोवर, रेंज रोवर, जैगुआर यूरोप में नुकसान में थी तो हिंदुस्तानी सनतकारों ने, टाटा ने उस उतनी बड़ी कंपनी को खरीदा। मुल्क आगे बढ़ रहा है, मुल्क आगे जा रहा है, लेकिन आज ये मुल्क ये ख्वाब देख रहा है कि हम सुपर पावर बनेंगे, ये ख्वाब देख रहा है कि हम तरक्की याफ्ता बनेंगे, ये ख्वाब देख रहा है कि हम सबसे ताकतवर बनेंगे। तो मैं आज इस मुल्क के सरबराहों से, मुल्क के सियासी जमातों से, नरेंद्र मोदी से, सोनिया गांधी से, शरद पवार से, मुलायम सिंह यादव से, लालू प्रसाद से, ममता बनर्जी से, सीपीएम के गरज से और सबसे कहना चाहता हूं, मुल्क उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि उस मुल्क के हर शहरी को उस मुल्क की तरक्की का हिस्सा नहीं बनाते। सुपर पावर बनना है तो सुपर पावर के उस सफर में मुझ अकबर ओवैसी को भी शामिल करो। मुल्क ताकतवर बनना चाहता है तो उस ताकत को हासिल करने के सफर में मुझ जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी को भी शामिल करो। तुम इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत को तरक्की से महरूम रखकर, तालीम से महरूम रखकर, सरमाए से महरूम रखकर, तरक्की से महरूम रखकर तुम इस मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बना सकते। आज मैं यहां खड़ा हूं तो मेरा क्या मुतालबा है? मैं क्या चाहता हूं? मैं यही चाहता हूं कि मुझे दूसरे दर्जे की शहरी की तरह न देखो। मैं दूसरे दर्जे की शहरी नहीं हूं। जितना इस मुल्क पर नरेंद्र मोदी का इख्तियार हक है, उतना ही अकबर ओवैसी का भी इस मुल्क पर हक है, इख्तियार है। मैं यही कहना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि जितना एक माथे पर तिलक लगाने वाला इस देश का वासी है, इस मुल्क का शहरी है, इस मुल्क पर उसका जितना हक है उतना ही हक एक सर पर टोपी पहनने वाले का भी है, चेहरे पे दाढ़ी पालने वाले का भी है। माथे पे तिलक लगाने वाला देशभक्त, चेहरे पे दाढ़ी पालने वाला देशद्रोह, ये जो इम्तियाज है इसको खत्म करो। ये हमारा मुतालबा। क्या हमारा मुतालबा गलत है? अरे शिकायतें, शिकवे तो बहुत हैं, लेकिन चंद शिकवों को लेकर मैं आज यहां खड़ा हूं तो इख्तियार की बागडोर अपने हाथ में रखने वालों, मैं अपना हक चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं? मैं इंसाफ चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं? पढ़ने का मौका चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं? रोजी चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं? रोटी चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं? मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं? मेरे बच्चे और बच्चियों को पढ़ने के लिए कॉलेजेस चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं? मैं यही चाहता हूं कि तालीम के मैदान में
सबसे पीछे मुसलमान। क्या सत्तर कमेटी ने नहीं कहा? क्या रंगनाथ मिश्रा ने नहीं कहा? क्या कुंडू कमेटी ने नहीं कहा? क्या महमूद रहमान कमेटी ने नहीं कहा? अरे ये कांग्रेसियों और ये सो कॉल्ड सेक्युलर लोगों ने सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि सारे हिंदुस्तान में हमको धोखा देते रहे, हमारे वोटों को लेकर इख्तिलार पे बैठते रहे, लेकिन हमको हमारा हक नहीं दिया, हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। क्या आपने और हमने, क्या नेहरू का साथ नहीं दिया? क्या हमें इंदिरा गांधी का साथ नहीं दिया? क्या हमें राजीव गांधी का साथ नहीं दिया? क्या हमने लाल बहादुर शास्त्री का साथ नहीं दिया? क्या हमने मोरारजी देसाई का साथ नहीं दिया? क्या हमने वीपी सिंह का साथ नहीं दिया? क्या हमने इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर देवेगौड़ा का साथ नहीं दिया? क्या हमने पीवी नरसिम्हा राव का साथ नहीं दिया? बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाला नरसिम्हा राव, शिलान्यास कराने वाले राजीव गांधी, बाबरी मस्जिद का ताला खोलने वाले कांग्रेसी, लेकिन हमने शहादत बाबरी मस्जिद के गुस्से को भुलाया, शहादत बाबरी मस्जिद के गुनाह को माफ किया। और सोनिया गांधी जब घर से निकल कर आई तो हमने सोनिया गांधी का भी साथ दिया। क्या नहीं दिए? इन्होंने पलट कर क्या दिया? क्या दिया? क्या इंसाफ किया? अरे आज महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट जब देखते हैं तो मिलता है 4% से कम मुसलमान सरकारी मुलाजिम, 3% से कम मुसलमान पुलिस फोर्स में, 1% से भी कम IAS, IPS, IFS, IRS ग्रेजुएट 100 निकलते हैं तो 2.4 ग्रेजुएट मुसलमान, 100 लड़कियां ग्रेजुएट निकलती हैं तो 1.4 मुस्लिम लड़कियां ग्रेजुएट। पूरे महाराष्ट्र में 50% मुसलमानों के पास राशन कार्ड भी नहीं है, 70% मुसलमान जाति घर में नहीं रहते। ये कांग्रेस एनसीपी के दौर इख्तियार में 1992 से लेकर 2014 तक महाराष्ट्र में 1192 फिरकावाना फिसादात, 1192 कम्युनल राइट्स, 200 बच्चों को दहशतगर्दी के झूठे मुसलमान ने गिरफ्तार किया। एनसीपी कांग्रेस के 10 साल दौर में 324 कस्टोडियल डेथ्स हुई हैं। कस्टोडियल डेथ मतलब अदालत के गिरफ्तारी में, और अदालत के गिरफ्तारी में किसकी जिम्मेदारी? पुलिस की जिम्मेदारी। तो आप बताइए 324 में 224 डेथ्स हुई हैं, मौत हुई है कस्टडी में पुलिस की, तो वो मुसलमानों की। क्या इस वास्ते आपने कांग्रेस एनसीपी को वोट दिया? क्या इस वजह से वोट दिया? बल्कि जिंदगी के शोबे में हम पिछड़ते चले गए, कमजोर होते चले गए, पीछे हो गए। लेकिन ये लोग सिर्फ बीजेपी सेना का खौफ दिखाते रहे, हमसे वोट मांगते रहे, वोट हासिल करते रहे, इख्तियार के कुर्सियों पर बैठते रहे। आज आप बताइए, सिर्फ शिकायत इल्म से महरूमी की नहीं है, शिकायत रोजगार के नहीं देने से नहीं, शिकायत बैंक से कर्ज
नहीं मिलने पर नहीं। अरे 50% मुसलमानों के पास बैंक अकाउंट भी नहीं है। जुमला खर्च जो दिया जाता है मुसलमानों को कितना दिया? सिर्फ 6%। ये फिगर्स मेरे नहीं है, ये फिगर्स महमूद उर रहमान कमेटी के फिगर्स है। ये फिगर्स सच्चर कमेटी के। और आज मेरे हाथ में ये मुमरा की भी रिपोर्ट है, ये मुमरा की भी रिपोर्ट है। किसकी रिपोर्ट है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। कब की रिपोर्ट है? 2014। अपने तकरीर के बाद ये रिपोर्ट अकबरुद्दीन ओवैसी मुमरा के एमएलए को भी भेजेगा, मुमरा के एमपी को भी भेजेगा। क्या है ये रिपोर्ट में? ये रिपोर्ट में क्या है? सबसे पहला पॉइंट अगर इस रिपोर्ट में है तो वो कहता है कि यहां पे मुमरावासी, मुमरा में रहने वाला, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, कोई भी होने दो, कितने पैसे कमाता है? क्या इनकम क्या है? 500 रुपया। और खर्चा कितना है? इसमें लिखा है कि खर्चा 700 रुपये और 200 घर चलाने के लिए मुमरावासी खर्च लेता है। और यहां पे 70% लोगों की खुद की जाती प्रॉपर्टी नहीं है। 89% लोगों के पास बुनियादी सहूलतें नहीं है। 90% लोगों के पास। और यहां पे कामयाबी का ढिंढोरा पीटते हैं यहां के एमएलए। ये रिपोर्ट में देखो 71% लोगों को स्टेट स्कीम्स, जो स्टेट की स्कीम्स होते हैं उसमें उनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वो स्टेट स्कीम्स तक पहुंच नहीं पाए। 71%। और फिर 28% लोगों को अगर कोई स्टेट के स्कीम से इस्तेफादा हुआ तो किसमें हुआ? सिर्फ आंगनवाड़ी और बालवाड़ी, सिर्फ आंगनवाड़ी बालवाड़ी। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं, मेरे जुमले नहीं, ये रिपोर्ट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुमरा के बाद। और सुनिए आगे, और सुनिए, इसमें लिखा है 50% मुमरा के लोगों के पास राशन कार्ड नहीं। राशन कार्ड नहीं तो बैंक अकाउंट नहीं, राशन कार्ड नहीं तो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, राशन कार्ड नहीं तो कई सहूलतें नहीं मिलती। अरे रोड तो बात की बात है, मोरी बात की बात है, लाइन बात की बात है। मैं तुम्हें कहूंगा मेरे कॉर्पोरेटर अगर आप जीत जाते हैं तो सबसे पहले जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है राशन कार्ड बना के दो। और आगे बढ़े, मेजॉरिटी 44.42%, जिसमें 41.91% मुसलमान हैं, एजुकेशन को अपनी जारी नहीं रख सकते। उर्दू स्कूल सिर्फ 2, यहां पे सिर्फ 2। और यहां पे सरकारी मुलाजमत या एक अच्छी नौकरी मुमरा के लोगों के पास है तो सिर्फ 4% लोगों के पास सरकारी मुलाजिमत है। इसमें हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। जब 4% है तो मुसलमान तो 0% है। क्या इस वास्ते आपने कांग्रेस एनसीपी को वोट दिया? 45% लोगों ने कहा कि हमने लोन लिया। तो जब पूछा क्यों लिया आपने लोन तो बोलने लगे
कि बीमारी के इलाज के लिए हमने ले, ये है। और फिर 2% लोगों के पास लोन लिए तो किससे? बैंक से। आज बड़े दावे करते हैं आपके एमएलए साहब, ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि बैंक मुमरा और कौसा के लोगों को कर्ज नहीं देते, इस वास्ते क्योंकि ये एरिया ब्लैक लिस्टेड है। मैं बैंक से कहना चाहता हूं, यहां की आवाम ब्लैक लिस्टेड नहीं है। यहां का सबसे बड़ा ब्लैक लिस्टेड, ब्लैक मेलर और ब्लैक धंधा करने वाले का नाम कोई और नहीं आवाम है। ये ब्लैक मार्केटर, ये लोग आज बैंक से कर्ज नहीं है मुमरा वालों। क्या ये इंसाफ है? क्या इस वास्ते हो दिया? अरे हद तो ये हो गई कि मुमरा और कौसा के लोगों का अकाउंट नहीं खुलता, कर्ज नहीं मिलता, इनके नाम से क्रेडिट कार्ड भी कोई नहीं देता बैंक। सही है ना? तो फिर ये सवालात आप क्यों नहीं पूछते इन बेईमानों से, इन धोखेबाजों से? ये लोग अपने घरों में चिराग रोशन करते हैं, दौलत कमाते हैं, इन बेईमानों के गिरबान को पकड़ के सवाल करो, पूछो इनसे। आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इन्हीं बातों को लेकर आई है। मुमरा में सिर्फ 3 अर्बन हेल्थ सेंटर है 10 लाख की आबादी के लिए। सिर्फ 2 घंटे 6 घंटे खुलते हैं, पूरे हफ्ते में सिर्फ 6 घंटे ये हेल्थ सेंटर चलते हैं। सही है ना? तो आप बताइए, आज यहां पर 250 ट्यूबरक्लोसिस के केसेस का इंकशाफ। फेफड़े कमजोर, बीमार है लोग, पानी सही नहीं। और एक बात कहूं, ड्रिंकिंग वाटर जो दिया जाता है बहुत हाई रेट पे दिया जाता है मुमरा में। सही है या नहीं? ये रिपोर्ट में लिखा है, परचेज ड्रिंकिंग वाटर एट हाई रेट लाइक 15 रुपीज टू 30 रुपीज पर गैलन। वाटर माफिया है, 60 रुपये में दे रहे हैं मेरे भाइयों। ये रिपोर्ट में 20 है, लेकिन मुझे मालूम 7। और फिर मुमरा शहर की पहचान इस रिपोर्ट में यहां आया है। मुमरा कौसा मशहूर है तो कहे के लिए मुमरा एंड कौसा इज नोन फॉर बीइंग डर्टी एंड फिल्थी। क्या है? क्या मुमरा की पहचान गंदगी है? क्या मुमरा की पहचान रियासत है? लेकिन इन लोगों ने ये कर दिया, ये काम कर दिया, और फिर इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ जबानी जमा कर हम आते हैं तो हम पर इल्जाम कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। मजलिस बात रही है, मजलिस यहां आई है तो सारे मुमरा की बात कर रही है। मजलिस यहां आके सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कर रही है, मजलिस यहां आके हिंदू की बात कर रही है, सिख की बात कर रही है, ईसाई की बात कर रही है, मुसलमान की भी बात कर रही है। और आज यहां पर आपको ये भी बताऊं, ये रिपोर्ट में है कि 90% ऑफ मुस्लिम्स डू नॉट ऑप्ट फॉर हायर एजुकेशन। 80% मुसलमान हायर एजुकेशन पर नहीं जाते। अरे आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अगर आई है तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन
साथ ही साथ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इल्म और तालीम के तरफ नौजवानों को राग़िब करने का पैगाम मिलेगा। याद रखो, जो भी नाइंसाफी होती है, अगर उस नाइंसाफी को इंसाफ में बदलना है तो आपको अपने नुमाइंदों को ऐवान पार्लियामेंट, ऐवान असेंबली और ऐवान बल्दिया में भेजना है। अगर आपका नुमाइंदा नहीं होगा तो फिर नाइंसाफी की आवाज कौन उठाएगा? का मुतालबा कैसा हो? कौन कहेगा कि हमको ये दो? अरे आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अगर आई है तो कोई नया फॉर्मूला लेकर नहीं आई है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हैदराबाद, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अपने कामयाबी के जो रिकॉर्ड है और कामयाबी के जो मंसूबे हैं उनको लेकर आपके पास है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने अपनी 55 साल सियासी असेंबली की नुमाइंदगी दौर में बहुत से काम, बहुत से कारनामे। आज महाराष्ट्र में माइनॉरिटीज का बजट कितना है? आज बीजेपी के दौर में 400 चिल्लर है, कांग्रेस के दौर में, एनसीपी के दौर में 280 करोड़ दिया, सिर्फ 80 करोड़ जारी हुआ। और जहां से मैं आया हूं तेलंगाना में माइनॉरिटीज का बजट 1200 करोड़ रुपया है। यहां 1,30,00,000 मुसलमानों की आबादी है। मेरी रियासत में 44 लाख मुसलमानों की आबादी है, लेकिन 1,200 करोड़ का बजट। कोई मुसलमान लड़का इंजीनियर बनना चाहे, एमबीबीएस करना चाहे, लॉ करना चाहे, पीआर करना चाहे, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, कोई भी कोर्स करना चाहे, किसी भी कॉलेज में चले जाए जहां पे 1 लाख फीस हो या 2 लाख हो या 50,000, 70,000, कुछ भी फीस हो, एक भी पैसा फीस देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सर्टिफिकेट देता है, उसकी फीस रियासती हुकूमत हमारी देती है। सालाना 480 करोड़ रुपया स्कॉलरशिप दिया जाता है मुसलमान बच्चों को। क्या एनसीपी कांग्रेस वालों ने दिया आपको सब? हमारे रियासत में अगर कोई गरीब यतीम लड़की की शादी होती है तो उस यतीम लड़की के शादी का रुखा राशन कार्ड और एमएलए की दस्तखत से लेटर दे देते हैं। तो गरीब यतीम लड़की की शादी के लिए हमारी रियासत की हुकूमत की तरफ से 51,000 रुपया दिया जाता है बच्ची की शादी। क्या ऐसा कुछ मिला आपको? कांग्रेसी एनसीपी वालों ने दिया? अरे यहां नौजवान बच्चे, कई नौजवानों का हाल होगा कि ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करने के लिए अमेरिका जाए, लंदन जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, न्यूजीलैंड जाए, साउथ अफ्रीका जाए या दुनिया में कई कोने में जाए, आइल्स का एग्जाम, यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेटर ले लें। तो हमारी हुकूमत की जानिब से मुसलमान बच्चे जो बाहर जाके मास्टर्स करना चाहते हैं, प्लेन का टिकट, हॉस्टल के पैसे और 30 लाख रुपया हर बच्चे को रियासती हुकूमत देती है लंदन अमेरिका में पढ़ने के लिए। क्या कांग्रेस एनसीपी ने ऐसा कुछ दिया आपको? प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हमारे पास। अरे मैं खड़े रहकर कह सकता हूं कि तेलंगाना रियासत हिंदुस्तान की वाहिद रियासत है जहां पर 20-25 दिन पहले असेंबली हुई, मैंने ठहर कर बड़ी कामयाबी हासिल की। वो कामयाबी ये थी कि मेरे स्टेट तेलंगाना में
SC ST के बराबर मुसलमानों को ट्रीट किया जा रहा है और मुस्लिम आर ट्रीटेड ऑन पार विद SC and ST। SC को जो दिया जाता है मुसलमान को दिया जाता है, ST को जो दिया जाता है मुसलमान को दिया जाता है। ST के लिए 35 पासिंग मार्क्स है तो मुसलमान के लिए भी 35 पासिंग मार्क्स है, जबकि जनरल 50 है। ST 4 मरतबा सरकारी मुलाजमत का इम्तिहान लिख सकता है, मुसलमान भी लिख सकता है। ST 40 वर्ष तक मुलाजमत का इम्तिहान लिख सकता है तो मुसलमान भी 40 वर्ष तक इम्तिहान लिख सकता है। क्या ऐसा काम कांग्रेस एक्सिटी वालों ने यहां किया? क्या दिया? तो क्यों नहीं दिया? आज तेलंगाना और आंध्रा में मुलाजमत में, तालीम में रिजर्वेशन है, क्या यहां रिजर्वेशन है? जाते जाते दिए रिजर्वेशन की का भी नहीं। तो सवाल ये है कि ये सब कांग्रेसियों ने आंध्रा में तेलंगाना में दिए तो क्यों दिए, कैसा दिए? वहां भी कांग्रेस थी, यहां भी कांग्रेस थी, दिल्ली में भी कांग्रेस थी, राजस्थान में भी कांग्रेस थी, आसाम में भी कांग्रेस थी। महाराष्ट्र में रिजर्वेशन नहीं दिया मुसलमानों को, राजस्थान में नहीं दिया, दिल्ली में नहीं दिया, आसाम में नहीं दिया, फिर आंध्रा में क्यों दिया? इस वजह से कि इनके बाप रहते हैं आंध्रा में। कि महाराष्ट्र में भी उस वक्त मजलिस होती तो शायद रिजर्वेशन हासिल करने में कामयाब होगा। आज भी हम अपनी जिद्दोजहद के जरिए रिजर्वेशन हासिल करेंगे। मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र में रिजर्वेशन हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह ताला एक पुरअमन एहतजाज करेंगे, पुरअमन भूख हड़ताल करेंगे, पुरअमन महाराष्ट्र को बंद करेंगे, रोडों पर बैठ जाएंगे, जेलों में चले जाएंगे, कोशिश करेंगे कि मुसलमानों को भी तालीम में और नौकरियों में, इस सरकार में रिजर्वेशन हासिल हो। क्या आप तैयार हैं? क्या आप ही चाहते हैं कि मिलना? तो उठो, उठो मेरे प्यारे भाइयों, उठ जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुंतहिर हो जाओ। सियासी ताकत की जरूरत है, मरकज़े सियासी में आने की जरूरत है। हमारी आज सबसे बड़ी अगर कोई कमजोरी है तो याद रखो, हमारी कमजोरी ये है कि हमारे सफरों में इंतशार, एक भाई इधर जाता है तो दूसरा इधर जाता है, तीसरा इधर जाता है, 10वां इधर जाता है, 15वां इधर जाता है तो 19वां इधर जाता है, 20वां इधर जाता है तो 21वां इधर जाता है और 23वां इधर तो 25वां इधर। हर मुसलमान कमांडर इन चीफ है। हर कोई कहता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो। मजलिस किसको नहीं उसको देना था, मजलिस वैसा नहीं ऐसा करना। अरे हमको क्या मालूम, हम तो हैदराबाद साइड है, हमारी नजर में सब अच्छे हैं, हमारी नजर में तो सब मिल्लत का दर्द रखने वाले हैं। हम कैसे जानेंगे कि किसके दिल में क्या खोट है? हम क्या जानेंगे कि किसके दिल में क्या बेईमानी है? अरे हमारे भी इत्तेहाद है, हमारा चुनाव मिल्लत इस्लामिया का इत्तेहाद है। और आज ये काम करने के लिए आए। आज लोग मजलिस पर इल्जाम, मजलिस पर तनकीद करते हैं। मैं यहां बैठे फायदीन से भी कहूंगा, अकबरुद्दीन ओवैसी और मजलिस की मोहब्बत में ये आवाम यहां जमा हुई है, ये किसी और की मोहब्बत में नहीं। ये आवाम ये मासूम मुसलमान मुझ पर एक आंख लगाए देख रहा है।
मैं कुछ करूंगा, मैं कुछ इनको दूंगा। मैं यहां मिलते इस्लामिया के हार को, उनकी अजमत को, उनकी ताकत को बहाल करने आया हूं। यहां कोई दुकान लगाकर माल भरकर कारोबार करवाने के लिए नहीं आया हूं। और याद रखो, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, मैं कितनी भी तकरीर कर लूं, कैसी भी कर लूं, अगर उम्मीदवार दियानतदार नहीं, ईमानदार नहीं, मुखलिस नहीं, अल्लाह के राह में जिद्दोजहद करने की नीयत नहीं, पैसा कमाने की नीयत है, लोगों को बेवकूफ बनाने की है, तो ऐसे उम्मीदवार कभी नहीं जीतेंगे। वही जीतेगा जो दियानतदार है, मुखलिस है। और गुमराह की आवाम से भी कहूंगा कि अगर मेरी जमात में मुझसे गलती हुई, अगर कोई दुनिया कमाने वाला उम्मीदवार बन गया है, कोई बेईमान आ गया है, तो तुम मेरी सूरत को न देखो, उस बेईमान को वोट देने की जरूरत नहीं है। इस जमात को हमने पसीने से अपनी जिंदगी है, और आज ये पसीना बह रहा है, तो ये पसीना ही है, मिल्लत इस्लामिया का है, मिल्लत इस्लामिया का दर्द है, मिल्लत इस्लामिया का जुनून है। मैं अपने अश्क को किसी को बेचने नहीं दूंगा, अपने दर्द को किसी को बेचने नहीं दूंगा। ये मेरा दर्द है, ये मेरा अश्क है, ये मेरा गुरूर है, ये मेरी मेहनत है। अरे आज बीमार हो, गुर्दे खराब है, फेफड़े खराब है, पेट में दर्द है, तकलीफ है, लेकिन फिर भी 1 महीने से महाराष्ट्र के गांव फिर रहा हूं, कभी सोलापुर तो कभी पूना, कभी मुंबई तो कभी गुमरा। अरे किसके लिए मेरे भाई? इसलिए क्योंकि मुझे इस बात का एहसास है कि मेरा दर्द के सामने आपका दर्द बड़ा है और आपका दर्द मेरे दर्द से बड़ा है। आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन दियानतदारों की जमात है, ईमानदारों की जमात है, मुखलिसीन की जमात है। इख्तिलार की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले, गुर्राने वालों की, मर्द मुजाहिरों की जमात है। मजलिस बुज़दिलों की जमात, मजलिस चोरों की जमात, मजलिस बेईमान और धोखेबाजों की जमात। अरे हम हारा या जीता, अकबरुद्दीन ओवैसी इससे पहले आया था, 16,000 वोट लिया, आज आया हो, अगर आज पहचान लिया तो भी कोई गम नहीं। और अकबरुद्दीन ओवैसी उस वक्त तक आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, मुसलमान के दिलों को ठीक नहीं लेगा। अकबरुद्दीन ओवैसी इलेक्शन जीतना नहीं आया है, अकबरुद्दीन ओवैसी दिलों को फतेह करने आया है। इलेक्शन आएंगे, चले जाएंगे। अरे हम आज आपको मनज़्ज़म करके, ये हाल है, पकड़ो आवाज साहब को। पैसा भी देती सुनो क्या है। अरे आप बताइए कि आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक अज़्म, एक इरादे को लेकर आई है, आपके हक को हासिल करने। खुदारा उठो, उठो मेरे प्यारे भाइयों, उठो, बेदार हो जाओ, गफलत की नींद से बेदार हो जाओ।
अपने ईमान को गांधी या पहाड़ या आवाज के घरों पे गिरवी न रखाओ। उठो, अपने ईमान को बेचो नहीं। खुदा आज अगर हम अब नहीं उठेंगे तो कब उठेंगे बताओ? 70,000 विजादात में लुटे, तबाह हुए, बर्बाद हुए। कभी भिवंडी में लुटे तो कभी मुंबई में लुटे, कभी मालेगांव में लुटे तो कभी औरंगाबाद में लुटे, कभी जालना में लुटे तो कभी भीड़ में लुटे, कभी आगरा में लुटे तो कभी फिरोजाबाद में लुटे, कभी हाशमपुरा में लुटे तो कभी मलियाबाद में लुटे, कभी रोहकिला में लुटे तो कभी अहमदाबाद में लुटे, कभी गोधरा में लुटे। अरे 50,000 विजादात में तुम्हारी इज्जत नहीं, तुम्हारी इस्मत नहीं, तुम्हारे गोद वीरान हुए, तुम्हारे मांगों की हक बस्तियां खाक की ढेर में तब्दील हो, फिर भी तुम उठना नहीं चाहते। अरे ये फिसादात को छोड़ो। हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। ये बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, कांग्रेस तमाशाई बन के देखते। अरे मुझमें गुस्सा है ना, मुझसे सवाल है ना, क्या शिकायत है? क्यों इतना गुस्सा हुआ ओवैसी को? क्यों अल्फाज से आग निकलती है? अरे इस वास्ते निकलती है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले क्या देशभक्त थे या देशद्रोही थे? बाबरी मस्जिद को शहीद करने से पहले क्या सुप्रीम कोर्ट को वादा नहीं किया? क्या पार्लियामेंट से नहीं कहा? क्या नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल से नहीं कहा? पार्लियामेंट को धोखा दिया, सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिए, हिंदुस्तान की आवाम को धोखा दिए। पार्लियामेंट पे हमला करने वाले को फांसी दे दी गई, पार्लियामेंट को धोखा देने वालों को फांसी कब होगी? सही है ना मेरा सवाल? बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले कल्याण सिंह को राजस्थान का गवर्नर बना दे, तो यही तो शिकवा है, यही तो शिकायत है। आज मैं जानना चाहता हूं कि इंसाफ कब मिलेगा। 92 से आज तक कंटेम्प्ट पिटीशन पड़ी है, हियरिंग को नहीं आई। बाबरी मस्जिद शहीद हुए, सरों सीनों की गोलियां, ताड़ा में बच्चे, मुंबई का फिसाद, फिसाद के बाद श्री कृष्णा बनी। श्री कृष्णा ने कहा कि इस इंसान ने जलाया है, ये आदमी ने काटा है, ये आदमी ने भड़काया है, इस आदमी ने हिंदू मुसलमान के फिसादात को बर्बाद किया। कौन? क्या नहीं मालूम आपको किसका नाम? क्या प्रेस वालों को नहीं मालूम? अरे मैं किसी के बाप से भी नहीं घबराता। जलाने वाले, काटने वाले, नफरत की सियासत के जरिए हिंदू मुसलमान बनाने वाले, औरतों को बढ़ाना करने वाले उस जालिम का नाम कोई और नहीं बल्कि उस जालिम का नाम बाल ठाकरे था। क्या इतनी हिम्मत नहीं थी कांग्रेस एनसीपी वालों को? अरे बम धमाकों के मुल्जिमीन को तो फांसी हो गई, बम धमाके के मुल्जिमीन को फांसी हो गई, बाबरी मस्जिद के मुल्जिमीन को फांसी कब तक जाएगा? मेरा सवाल है। मजलिस होती, हमारा इत्तेहाद होता, सियासी ताकत होती, तो खुदा की कसम हम मुंबई में बाल ठाकरे के हाथों में हथकड़ियां तलवार के हुकूमत को झुका कर रहते। इतनी नाइंसाफी मैंने समझता हूं कि साथ भी हुई है, जितना हमारे साथ इज्जत तो की, हिंदुस्तान जिंदाबाद, आबरू की
हिंदुस्तान जिंदाबाद। बस्तियां जमी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मस्जिद गिर गई, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे हमारे लिए ये मुल्क प्यारा था, प्यारा है, प्यारा है। अरे मुल्क के गद्दार हम नहीं है, मुल्क के गद्दार वो है जिन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया। मुल्क के गद्दार वो है जिन्होंने गुजरात का हिसाब करवाया। मुल्क के गद्दार वो है जो इस मुल्क में मजहब की सियासत करते हुए हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, काटते हैं, बांटते हैं। हम नहीं। लोगों में अफसर साहब आपकी ये तकरीर है, मैं कहना चाहता हूं मैं मजहब की सियासत नहीं करता, ना मजहब के नाम पे वोट मांगता हूं। मैं मजहब के नाम पर जो इम्तियाज किया गया, मजहब के नाम पे जो नाइंसाफी की गई, मजहब के नाम से मेरे हक से जो मुझे महरूम किया गया, मजहब के नाम से जो मेरी इज्जत लूटी गई, मजहब के नाम से मेरे घर को जो जलाया गया, मजहब के नाम से मुझे तालीम से महरूम रखा गया, मजहब के नाम पे जो मुझे रोटी से महरूम रखा गया, मैं उस इम्तियाज के खिलाफ आवाज उठाने आया हूं। इसका हक दिया है। ये मुल्क मोहन भागवत आरएसएस बीजेपी के बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। आज ये मुल्क कहां जा रहा है? ये मुल्क तो आप ये लोग जो आज इख्तियार में बैठे हैं बोले क्या बोले? सबका साथ सबका विकास। इसका साथ हुआ गुजरात के वो जालिम पुलिस वालों का साथ दिए जो गुजरात चलाने में मुलविस थे, जेलों में थे। वो वंदारा और दूसरे ऑफिसर निकल कर क्या बोले कि हाँ दिख रहा है हमको कि अच्छे दिन आए। 30 पुलिस वाले जेल से छूट गए, नौकरी बहाल हो गई, तनख्वाह मिल गई, डीजीपी के रैंक पर लिया। क्या ये है इंसाफ? क्या ये इंसाफ है? अरे हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो सत्य भी करते हैं तो कि आज बोले 15 लाख आए, ब्लैक मनी सूद बैंक आया, नौकरियां मिली, महंगाई कम हुई, गरीब का जीना आसान हुआ, डॉलर 35 रुपए में करेंगे क्या हुआ? बढ़ता जा रहा है। और ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। क्या हुआ? 2.5 बरस में घर वापसी, घर वापसी। 2.5 बरस में क्या हुआ? कभी घर वापसी, कभी लव जिहाद, कभी राम दादे खुदा दादे, मुसलमानों के रगों में राम का खून, कभी ये कभी वो, कभी स्वच्छ भारत, कभी योगा, कभी डिमोनेटाइजेशन, 56 इंच का सीना। मिस्टर मोदी, 56 इंच के सीने से कुछ होने वाला नहीं है। 4 इंच का दिल होना जो हमारे पास है। सिपाहियों की शहादत हो रही है और हमारा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से गले मिल रहा है।
फकीर को भीख की जल्दी। पूरी दुनिया इधर फिर रहे, उधर फिर रहे, इधर फिर रहे, इधर फिर रहे, आगे फिर रहे, फिर रहे, फिर रहे। बताइए, डिमोनेटाइजेशन, लोग लाइन में खड़े हैं। 15 लाख तो छोड़ो, बाहर से आना, हम अपने 15,000 नहीं निकाल से क्या काम है। 200 लोग मर गए। 5 लोगों को मालूम कुछ दिमागी प्रॉब्लम रहता कि जब तक लोग मरते हुए नहीं दिखे, जब तक लोग परेशान नहीं दिखे, उनको सुकून नहीं मिलता। ये कमबख्त, ये शख्स जब तक गुजरात में था तो गुजरात को जलता हुआ देखकर इसको ठंडक मिलती थी। अब यहां आ गया तो यहां पर भी लोगों को मरता हुआ देखकर सुकून। क्या अरे हमसे वफादारी का सर्टिफिकेट खाना तक नहीं दिया जाता। सिपाहियों का खाना आप देखे शायद ना, कितना खराब, कितना गंदा। अरे मोदी सरकार, भारत सरकार, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है हमारे पास तो सिपाहियों को अच्छा खाना देने के लिए, हम मुसलमान काट लेंगे, एक वक्त का खाना कम खा लेंगे और अपने बहादुर सिपाहियों की नजर कर देंगे। कर देंगे ना, दे देंगे ना। एक मोदी, मुल्क से मोहब्बत किसको बोलते हैं? ये मुल्क से मोहब्बत सिर्फ एक्टिंग। अरे मैं तो कहूंगा, मुंबई में पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, विक्रांत कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये सब अदाकार आए। अरे ये अदाकार बेकार है, नाकारा है। सबसे बड़ा अदाकार तो नरेंद्र मोदी। पार्लियामेंट में माथा किसका है? कोई मुझे मार देंगे, और मारेंगे, क्यों मारेंगे? जापान में है तो हंस रहे हैं। नोटबंदी के बाद अमीर परेशान, नींद उड़ गई, ऐसा आ गया। हिंदुस्तान आए, बोलने लगे मुझे मार देंगे। मुझे गाना याद आता है, मैं फिल्म देखता था, शौक था, आप नहीं देख सकते। मैं फिल्म का नाम याद नहीं, उसमें गाना है, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी हरि राम ने उतना चले खिलौना। जितनी भरी चाबी मोहन भागवत ने उतना चले मोदी खिलौना। और क्या है? अरे स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, जिसको देखो उसके हाथ में झाड़ू का बता है, सब साफ कर रहे हैं। मुझे बोले अफसर साहब क्या आप साफ नहीं करेंगे? मैंने कहा की तो फतेह नहीं थे। अफसर साहब आप अंदर में, मेरा नहीं करने वाला हूं। बोले क्यों? क्योंकि अकबर अवैसी की नजर में हिंदुस्तान साफ करना है तो पहले इस कचरे को साफ करो। गंगा रख करें, गंगा, अरे गंगा पर भगवान अल्लाह गॉड अगर जबान देगा तो गंगा बोलेगी, गंगा बोलेगी मैं गंदी हूं, मुझ में पोल्यूशन है, रहने दो। सबसे बड़ी गंदगी बीजेपी संघ परिवार आरएसएस है, इसको पहले और फिर कि मेरा क्या, मैं तो फकीर हूं, झोला लिया चला जाऊंगा। अजीब फकीर है, 15 लाख का कोट पहनता है। अल्लाह ऐसी फकीरी सबको दे कपड़े और कहता है कि मैं तो अपना झोला लिया चला जाऊंगा। अरे मोदी जाते नहीं, अगर भूल गया तो चाय की केतली, चाय की पत्ती, चाय चाय चाय
बादशाह हो जाए तो उसकी बादशाहत में भी फकीरी नजर आए। और एक बादशाह अगर फकीर हो जाए तो इसकी फकीरी में भी बादशाहत नजर आती है। अखलाक को मारे इल्जाम, जाहिर जुबान को मारे, पीर का इल्जाम, हरियाणा में बच्चियों का रेप है उनको मारे, पीर का इल्जाम, गुजरात में बच्चों को नंगा करके मारे, पीर का इल्जाम। मैं पूछना चाहता हूं पीर लेना मेरे पास है ना, क्या बोलते हैं देखेंगे। अरे ये सुनो कितना 2011 में 12.6 से 2012 में 14.11 लाख टन, 14 में 20,82,000 टन, 2015 में 24,50,000 टन, 2016 में 18,55,000 टन बीफ हिंदुस्तान से बाहर गया। हिंदुस्तानी बीफ नहीं खा सकते ना, खाए तो मार रहे हैं, मुंह में गोबर डाल रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं गौ रक्षकों, कहा हमको मारा ना, बीफ है मेडिकल, हमको गोबर खिलाए ना, बीफ है मेडिकल। अब ये इतना बीफ जा रहा है, अब किसको गोबर खिलाने वाले हैं? इसको मारने वाले। अरे अगर वहां खरीद और तुम्हारा फीना है तो बीफ के एक्सपोर्ट को बैन करो ना, नहीं करते। छोटा कारोबार हम करके वास्तव में है, ये बड़ा कारोबार आलाजाद वाले करते हैं जो इनको पैसा देते हैं, इसलिए बंद नहीं करते। आज मनवसारी है, आपसे यही कहूंगा कि मुलज़्ज़म रहो, मुस्तैद रहो, वक्त और हालात का बहाना है। हमारा एक एक वोट हमारे मुस्तक़बिल का फैसला कर सकता है। अपने वोट पर आगे न करो, एक एक वोट का इस्तेमाल करो। और आवाज में नारा लगाना, गम है, गुस्सा है, तकलीफ है, शिकायत है, लेकिन है मेरे प्यारे हिंदुस्तान, तो कुछ बदलाव है। हिंदुस्तान
अरे